नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका जो चैप्टर है वो है संचार। रिवीजन सेट नंबर 2 वीडियो होगा। आपकी रिवीजन सीरीज चल रही है, चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यू भी कराए जा रहे हैं और कुछ टॉपिक्स का रिवीजन भी आपको कराया जा रहा है। काफी अच्छे से ये टॉपिक देखिएगा। यहां से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं आपकी परीक्षा में। पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट कराया जाएगा। काफी अच्छे से आपको समझना है और एक एक चीज को आपको समझना है। क्लियर आपको? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इससे पहले कि आपका आज का टॉपिक शुरू किया जाए, आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच चल रहा है, जिसकी ओरिजिनल फीस 550 रुपए थी, लेकिन आपको यह नहीं देनी है। मात्र 370 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपका सपना है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपने एक लक्ष्य लिया है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। सैलरी आपकी पहले महीने की 40,000 से भी अधिक होगी और इस बैच की फीस मात्र 370 रुपए है। इसमें आपको मिलेंगे 30 से 40 मॉक टेस्ट, पीडीएफ और उनका सॉल्यूशन। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे और मुख्य सेविका भर्ती के जो सिलेबस है उसके हर टॉपिक पे आपको स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको दिया जाएगा मात्र 370 रुपए में। तो अगर आपने प्रतिज्ञा ली है, आपने सपना देखा है, अगर आपने लक्ष्य तय किया है मुख्य सेविका भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्का करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इससे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेज दीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्लीज कोई कॉल मत करिएगा, आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा ही दी जाएगी। तो जो भी आपकी समस्याएं हो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच मात्र 370 रुपए में, जो आपके सपनों की चाबी बनेगा, जो आपके लिए कामयाबी का। इससे पहले कि मैं आपका टॉपिक शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन होगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है? तो संचार का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले यह समझ लेते हैं। संचार अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द से बना है, जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुआ है। ठीक है, जैसे हमारी संस्कृत से हिंदी बनी है, वैसे लैटिन भाषा से अंग्रेजी की भी उत्पत्ति हुई है, या कुछ और भी आप समझ सकते हैं। तो संचार अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द से बना है, जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है। कई अंग्रेजी में शब्द जो हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण संचार का अर्थ है चलना या फैलाना। क्या? अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण संचार का अर्थ है चलना या फैलाना। जब मनुष्य अपने हाव भाव, संकेतों और वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तो संचार कहते हैं। जब क्या होता है, जब मनुष्य अपने हाव भाव, संकेतों और वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे संचार कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम किसी के साथ सूचना या विचार या दृष्टिकोण का आदान प्रदान करते हैं तो संचार कहते हैं। क्लियर आपको? दूसरे शब्दों में हम इसे कहें तो हम किसी के साथ सूचना या विचार या दृष्टिकोण का आदान प्रदान करते हैं तो इसे भी हम संचार कहते हैं। अब बात करेंगे संचार की परिभाषा की। तो ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड की, यानी कि ब्रिटेन की। तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार संचार प्रक्रिया का अर्थ अपनी बात कहना, विचारों का आदान प्रदान करना होता है, जो बोलकर या व्यक्त करके किए जा सकते हैं। किस किस तरीके से संचार किया जा सकता है उन सभी माध्यमों पर मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आप अच्छा सा परिभाषा को समझ लीजिए और जो माध्यम प्रयोग होते हैं, संचार के प्रकार क्या होते हैं, मैं आगे अभी आपको बताने वाला हूं। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार संचार प्रक्रिया का अर्थ अपनी बात कहना, विचारों का आदान प्रदान करना होता है, जो बोलकर या व्यक्त करके किए जा सकते हैं। क्लियर है आपको? डेनिस मैक के
वेल के शब्दों में संचार प्रक्रिया एक ऐसी क्रिया है जो साझापन बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? साझापन। वह कहता है कि संचार का अर्थ है एक व्यक्ति से दूसरे को उपयोगी संदेश पहुंचाना। तो इनके परिभाषा में क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे को उपयोगी संदेश पहुंचाना साझापन बढ़ाती है। क्लियर आपको? चार्ल्स मोरिस इसे दो तरह से परिभाषित करते हैं। व्यापक अर्थ देना संचार प्रक्रिया का अर्थ है, साझापन को विकसित करना और सीमित अर्थों में संकेतों का अर्थपूर्ण आदान प्रदान। क्लियर आपको? जॉर्ज लुंडबर्ग के अनुसार संचार प्रक्रिया का अर्थ है विचारों को संकेतों और चिन्हों की सहायता से उपयोगी रूप से प्रदान करना। क्लियर आपको? विचारों को संकेतों और चिन्हों की सहायता से उपयोगी रूप से प्रदान करना। अब हम बात करेंगे संचार के प्रकार की। क्लियर आपको? यहां से यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे संचार के प्रकार से देखने को मिलेंगे। क्लियर आपको? संचार के कुछ प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया गया है जो संचार की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण आदान प्रदान करते हैं। एक तो होता है आपका औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार, दूसरा होता है अंतर व्यक्तिक एवं जनसंचार, तीसरा है आपका मौखिक संचार, चौथा है लिखित संचार, पांचवा है अमौखिक संचार और छठा है आपका अंतर व्यक्तिक संचार और सातवां है आपका जनसंचार। क्लियर है आपको? तो ये दूसरे नंबर पर जो आपका लिखा है औपचारिक, यहां पर दूसरे पे अनौपचारिक कर लीजिएगा और बाकी आपका सीरीज बन जाएगा। क्लियर है आपको? दूसरे नंबर पर आप औपचारिक पहले नंबर पर और दूसरे पे अनौपचारिक, फिर आपका मौखिक संचार, फिर आपका लिखित संचार, फिर आपका अमौखिक संचार, फिर आ जाएगा अंतर व्यक्तिक संचार, फिर आ जाएगा आपका जनसंचार। क्लियर है आपको? अब बात करेंगे औपचारिक संचार की। तो औपचारिक संचार किसी संस्था विचार पूर्वक स्थापित की जाती है। क्या? औपचारिक संचार जो होते हैं वो किसी संस्था में विचार पूर्वक स्थापित किए जाते हैं। किस व्यक्ति को किसको और किस अंतराल में सूचना देनी चाहिए, यह किसी संस्था में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत व्यक्तियों के मध्य संबंधों को स्पष्ट करने में सहायक होता है। क्लियर आपको? औपचारिक संदेश वाहन के निर्माण व प्रेषण में अनेक औपचारिक संवाद अधिकांशता लिखित होते हैं। तो यहां पर यह लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि औपचारिक संवाद में अधिकतर संवाद लिखित होते हैं। क्लियर आपको? जैसे कोई सरकारी ऑफिस होता है, यहां पर क्या होता है कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में अगर कोई पत्र जाएगा, कोई सूचना जाएगी, कोई संवाद होगा, कोई संचार होगा, तो वो लिखित माध्यम से होता है, जिस कारण से सरकारी काम इतना लेट होता है। क्लियर आपको? क्योंकि जो काम फोन से हो सकता है वो फोन से नहीं करेंगे, वो लिखित माध्यम से करते हैं। पहले आप हमें लिखकर भेजिए, फिर उसको हम वेरीफाई करेंगे, उसको सबूत के तौर पर अपने पास रखेंगे कि आपकी तरफ से ये कहा गया था, तब हमने ये किया। तो वहां पर जवाबदेही तय होती है, इसलिए वहां पर औपचारिक संचार किसी संस्था में विचार पूर्वक स्थापित की जाती है। क्लियर आपको? तो जो संस्थागत संचार होते हैं, जो सरकारी संचार होते हैं, जिनमें नियम और पाबंदों के रूप में संचार होते हैं, कानून के मद्देनजर संचार किए जाते हैं, वो ज्यादातर संचार लिखित होते हैं और औपचारिक होते हैं। क्लियर आपको? औपचारिक संचार आप इतनी सीधी सी भाषा में समझ लीजिए। क्लियर आपको? अब बात करते हैं औपचारिक संचार के लाभ की। तो औपचारिक संचार अधिकृत संचारकर्ता के द्वारा सही सूचना प्रदान की जाती है। जो अधिकृत संचारकर्ता होता है उसके द्वारा सही सूचना प्रदान की जाती है औपचारिक संचार में। समझ रहे हैं ना आप? जो सरकारी विभाग होता है, जैसे आप कोई आरटीआई दाखिल करते हैं, ठीक है, तो ये औपचारिक संचार है। क्या? आपने एक पत्र भेजा, ठीक है, आरटीआई में डाक टिकट लगा के या 10 रुपए उसमें रखकर, और वहां पर आपको पूरी सूचना उधर से आएगी, तो वो भी आपका आधिकारिक जो करता है वहां पर संचार करता है, जो जन सूचना अधिकारी है, वो क्या बन जाएगा? वो संचारकर्ता बन जाएगा। क्लियर है आपको? अधिकृत संचारकर्ता बन जाएगा कौन? जो वहां का जन सूचना अधिकारी है। जैसे आप आयोग से भर्ती के अपने विज्ञापन भर्ती के बारे में कोई सूचना लेना चाहते हैं, अपना एक प्रोटोटाइप लिखिए, उस पर अपनी पूरी जानकारी लिखिए, अपनी प्रार्थना लिखिए, और जो जानकारी चाहिए उसके नीचे लिख दीजिए, और 10 रुपए का नोट लिखकर एक लिफाफे में डालकर आप पोस्ट कर दीजिए आयोग के कार्यालय में। वहां से 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये क्या होगा? ये औपचारिक संचार का एक उदाहरण होगा। क्लियर आपको? ये संचार लिखित रूप में होता है। क्लियर आपको? अगर आप मौखिक रूप से मांगने जाएंगे, हो सकता है वहां पर कोई जानकारी आपको ना दे,
लेकिन जब आप लिखित रूप से मांगेंगे तो निश्चित रूप से उनको जानकारी देनी होगी, क्योंकि ये औपचारिक चीजें होती हैं। क्लियर आपको? औपचारिक संचार ये क्या, नियमों के पाबंद होते हैं, नियमों और कानून का पालन करते हैं। इस संचार के द्वारा संचार की प्रतिपुष्टि होती है, यानी कि फीडबैक, यानी कि उधर से भी उत्तर आएगा। यह संचार व्यवस्थित एवं उचित तरीके से किया जाता है, यानी कि एक प्रोटोटाइप होता है। यह संचार करते समय संचार के स्तरों के क्रमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। स्तर और क्रमों का मतलब क्या है, जैसे आप मुख्य सेविका बन गई है ना, तो आप किसको पत्र लिख सकते हैं, किससे सूचना मांग सकते हैं और किसको सूचना दे सकते हैं, ये स्तर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने होंगे। ठीक है, अगर आप ऊपर से आप अपने उच्च अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो वहां पर आपको निवेदन में लिखना पड़ेगा, है ना, आग्रह करना पड़ेगा, आप वहां पर आदेश नहीं दे सकते। और जो उधर से प्रश्न आएगा उसका उत्तर दे सकते हैं, खुद से तरफ से आप सिर्फ वहां तक सूचना पहुंचा सकते हैं, कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह के क्रमों का बहुत ध्यान रखना होगा, समझ रहे हैं ना। इस संचार के माध्यम से संचारक की स्थिति का पता सरलता से लगाया जा सकता है कि संचारक कहां पर है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इस संचार के द्वारा व्यावसायिक मामलों की आसानी से नियंत्रित एवं व्यवस्थित किया जा सकता है। व्यावसायिक मामले जो होते हैं वहां पर भी ये लिखित संचार या औपचारिक संचार किया जाता है। इस संचार के द्वारा दूर स्थापित लोगों से संबंध आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं औपचारिक संचार के दोष की। इस संचार की गति धीमी होती है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इस संचार की गति धीमी होती है। सामान्यतया इस संचार में उच्च अधिकृत लोगों का अधिभार ज्यादा होता है। इस संचार में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संचार की आलोचना नहीं की जा सकती है। इस संचार में नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है, जिसके कारण संचार में लोचशीलता के अभाव के कारण बाधा उत्पन्न होने की संभावना हमेशा विद्यमान रहती है। क्लियर आपको? तो इस संचार में नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है, जिसके कारण संचार में लोचशीलता के अभाव के कारण बाधा उत्पन्न होने की संभावना हमेशा विद्यमान रहती है। क्लियर आपको? अब बात करते हैं अनौपचारिक संचार की। ये किस तरह से होता है, ये क्या होता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर आपको? अनौपचारिक संदेश वाहनों में किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं बरती जाती, यानी कि कोई नियम पाबंद नहीं होता है, कैसे भी जाता है। ऐसे संदेश वाहन मुख्यतः पक्षकारों के बीच अनौपचारिक संबंधों पर निर्भर करते हैं। क्लियर आपको? जो अनौपचारिक संबंध है उसके आधार पर, जैसे आपने किसी को फोन किया है ना, आपने किसी से कुछ कहा, ये सब क्या है, अनौपचारिक तरीके से होता है। अनौपचारिक संदेश वाहन के कुछ उदाहरण है, नेत्रों से किए जाने वाले इशारे, सिर हिलाना, मुस्कुराना, क्रोधित होना आदि। ये भी एक संचार है, आप कुछ संदेश दे रहे हैं। क्लियर आपको? ऐसे संचार का दोष यह होता है कि सावधानी के अभाव में कभी कभी अफवाहों को फैलाने भी सहायक हो जाते हैं, है ना। क्या हो जाते हैं? सहायक हो जाते हैं, अफवाहें फैलाए जाते हैं। जैसे जब दंगे होते हैं तो वहां पर अनौपचारिक जो संदेश वाहन होते हैं, व्यक्ति भी संदेश वाहन ही होता है एक तरीके से, है ना। तो वहां पर यह मत समझ लीजिए किसी गाड़ी की बात हो रही है। जो व्यक्ति है जो संदेश पहुंचा रहा है, किसी तरीके की संचार कर रहा है, किसी संदेश का, किसी सूचना का, तो वो संदेश वाहन के रूप में कार्य करता है। क्लियर आपको? अनौपचारिक संचार के लाभ क्या है? इस संचार के द्वारा सौहार्द संबंधी एवं संभावनाओं का आदान प्रदान होता है। इस संचार के द्वारा संचार की गति अत्यधिक तेज होती है। इस संचार में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। अब बात करेंगे हम अनौपचारिक संचार के दोष की। इस संचार के द्वारा अविश्वसनीय तथा अपर्याप्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं। क्लियर आपको? इस संचार में सूचना प्रदान करने का उत्तरदायित्व निश्चित नहीं होता है तथा सूचना किस स्तर से तथा कहां से प्राप्त हुई है का पता लगाना आसान नहीं होता है। समझ रहे ना? जब गांव में जब अफवाहें उड़ती हैं तो पता ही नहीं होता किसने कौन सी सूचना शुरू की और कहां से कहां पहुंचा दी। इससे क्या होता है, गांव में कभी कभी बहुत डर का माहौल बन जाता है। एक दो साल पहले चोटी कटने का एकदम अफवाह फैल गई थी। अब उसमें कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं, ये आप लोग जान सकते हैं। तो वो क्या था, वो अनौपचारिक संचार की वजह से
डर का माहौल पैदा हुआ, अफवाहें पैदा हो गई, तो कोई पता भी नहीं लगा पा रहा था कि अफवाहें उड़ा कौन रहा है ना। इस प्रकार का संचार ज्यादातर किसी भी संगठन में समस्या को उत्पन्न कर सकता है। समझ रहे ना, इस प्रकार का संचार ज्यादातर किसी भी संगठन में समस्या को उत्पन्न कर सकता है। अब बात करते हैं लिखित संचार की। ठीक है, ये औपचारिक और अनौपचारिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, इनको बारीकी से पढ़ लीजिएगा। अब लिखित संचार देखते हैं। लिखित संचार एक प्रकार का औपचारिक संचार है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के प्रेषित किया जाता है। इस संचार के द्वारा संचारक को लिखित रूप में प्रेषित किए गए संदेश का अभिलेख रखने में आसानी होती है। लिखित संचार के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि आवश्यक सूचना प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्रदान की गई है। एक लिखित संचार सही, संक्षिप्त, पूर्ण तथा स्पष्ट होता है। ठीक है, तो संक्षिप्त होगा, पूर्ण होगा तथा स्पष्ट जानकारी उसमें उपलब्ध होगी। लिखित संचार के साधन क्या है? बुलेटिन, हैंडबुक्स, डायरियां, समाचार पत्र, मैगजीन, सुझाव योजनाएं, जो सुझाई गई योजनाएं होती हैं, व्यवहारिक पत्रिकाएं, संगठन पुस्तिकाएं, संगठन अनुसूचियां, नीति पुस्तिकाएं, कार्यविधि पुस्तिकाएं, प्रतिवेदन, अध्यादेश आदि। ये क्या है? ये सब संचार है। क्लियर है आपको? मौखिक संचार की अब बात करते हैं। मौखिक संचार से तात्पर्य संचारक द्वारा किसी सूचना अथवा संवाद का मुख से उच्चारण कर संवाद प्राप्तकर्ता को प्रेरित करने से है। आप समझ रहे हैं ना, ये पुलिस विभाग में ज्यादा यूज होता है क्योंकि वहां पर वायरलेस पे फोन पर ये सूचनाएं दी जाती हैं, तो वहां पर मौखिक संचार का ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है ना। पुलिस विभाग में जो कमेंट्री हो रही होती है, रेडियो पे देखते हैं आप, टीवी में देखते हैं किसी स्पोर्ट्स की, 15 अगस्त की, ये सब क्या है, अभी आप 26 जनवरी की देखेंगे कमेंट्री, तो ये क्या है, ये भी मौखिक संचार है। क्लियर है आपको? दूसरे शब्दों में जो सूचनाएं या संदेश लिखित ना हो वरन जुबानी कहे या निर्गमित किए गए हो उन्हें मौखिक संचार कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत संदेश देने वाला तथा संदेश पाने वाले दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। इस पद्धति में व्यक्तिगत पहुंच संभव होती है। ठीक है, अब तो फोन के द्वारा भी लिखित ही होता है ना, मौखिक ही हो जाता है, जरूरी नहीं कि फोन पे ही हो, सामने होकर भी दिया जा सकता है। क्लियर है आपको? मौखिक संचार के साधन, आमने सामने दिए गए संदेश, रेडियो द्वारा संचार, देखिए उदाहरण दिया है यहां पर, रेडियो द्वारा संचार, पुलिस रेडियो ही तो यूज करता है, वायरलेस रेडियो। दूरदर्शन पे आप क्या देखते हैं, समाचार सुनते हैं, स्पोर्ट्स की यानी कि किसी खेल की कमेंट्री, क्रिकेट की या टेनिस की या हॉकी की। दूरभाष यानी कि फोन का प्रयोग। सम्मेलन या सभाएं जहां पर भाषण होते हैं। संयुक्त विचार विमर्श यानी कि कोई आपकी डिबेट हो रही, कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है जिसको आप जीडी कहते हैं शॉर्ट में। और साक्षात्कार, उद्घोषणाएं आदि, ये सब क्या है, मौखिक संचार के साधन है। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मात्र 370 रुपए में आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे जो आपकी तैयारी में अहम भूमिका निभाएंगे। यह संचार का प्रकार है जो ना मौखिक होता है और ना ही लिखित। ठीक है, अमौखिक संचार क्या है? यह संचार का एक प्रकार है और जो ना मौखिक होता है और ना ही लिखित। इस संचार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अमौखिक रूप से सूचना प्रदान करता है। उदाहरण के रूप में शारीरिक हाव भाव के द्वारा इस संचार में शारीरिक भाव भंगिमा के माध्यम से संचार को प्रेषित किया जाता है। जैसे आप मुख बधिर वाले समाचार सुनते होंगे तो वहां पर वो हाथ से, मुंह से कुछ इशारे करती हैं, उससे वो सूचनाएं पहुंचती हैं जो लोग सुन नहीं सकते, जो लोग समझ नहीं सकते उनके लिए, है ना। तो हाथ मुंह से ये अपने इशारों के द्वारा वो पूरी संचार करते हैं समाचारों का, है ना। जैसे कोई ऑपरेशन चल रहा होता है आर्मी का और वहां पर वो लोग देख नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं, वो हाथ से, आंखों से इशारा करते हैं, इधर आओ उधर जाओ, बोलना नहीं होता वहां पे, है ना, दूर खड़े हैं एक दूसरे से, तो क्या करते हैं, इशारा करते हैं। क्लियर आपको? तो जिसे प्राप्त करता अमौखिक रूप से सरलता से समझ जाता है। जैसे चेहरे का भाव, आंखों तथा हाथ का इधर उधर घूमना आदि के द्वारा भावनाओं, संवेगों, मनोवृत्तियों इत्यादि को आसानी से समझा जा सकता है ना। स्कूल कॉलेज में ये संचार बहुत देखने को मिलते हैं, कोचिंग में, है ना। आपने कई बार किया होगा, कई बार देखा भी होगा अपनी आंखों से कि
कि किस तरह से कहां पर किसको क्या इशारा करना है, ये चीजें चलती रहती हैं स्कूल कॉलेज में, आपको आसानी से देखने को मिलती होंगी। तो ये क्या है, ये अमौखिक संचार है। क्लियर आपको? तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं अंतरवैयक्तिक संचार की। तो अंतरवैयक्तिक संचार का एक प्रकार है जिसमें संचारकर्ता तथा प्राप्तकर्ता एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अंतरवैयक्तिक संचार लिखित अथवा मौखिक दोनों रूप में हो सकते हैं। अंतरवैयक्तिक संचार के अंतर्गत लिखित रूप में यथा पत्र, डायरी इत्यादि को शामिल किया जा सकता है, जबकि मौखिक संचार में टेलीफोन, आमने सामने की बातचीत इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। क्लियर आपको? अब बात करते हैं जनसंचार की। जनसंचार संचार का एक माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी संदेश अनेक माध्यमों के द्वारा जन समुदाय तक पहुंचाया जाता है। जैसे आप देखते हैं कोई योजना निकलती है सरकार की, या सरकार किसी चीज का उद्घाटन करने वाली होती है, तो उसका टीवी पर एडवर्टाइजमेंट भी आता है, अखबार में भी छपकर आता है, और कई बार क्या होता है दीवालों पर पोस्टर लगे होते हैं, होर्डिंग लगी होती है। ये क्या होता है, कई माध्यमों के द्वारा जन समुदाय यानी कि जो जनसंख्या है, जो जनता है, उस तक संदेश पहुंचाया जाता है। क्लियर आपको? तो ये जनसंचार होता है। वर्तमान समय में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो जनसंचार माध्यम से ना जुड़ा हो। सच पूछा जाए तो आज के मनुष्य का विकास जनसंचार के माध्यमों द्वारा ही हो रहा है। सोशल मीडिया पे जो हम पोस्ट करते हैं ये भी तो एक जनसंचार का माध्यम है ना। वर्तमान समय में जनसंचार के अनेक माध्यम हैं, जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट इत्यादि। देखिए मैंने जो सोशल मीडिया कहा है वो इंटरनेट में ही आता है। क्लियर आपको? तो ये रहा आपका संचार का पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपने पूरा विषय काफी अच्छे से समझा होगा, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ा होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मुझे आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आप कोई दूसरा टॉपिक भी पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उस टॉपिक का वीडियो देने की। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और तैयारी करते रहिए। देखिए एग्जाम तो आपका होना है, बार बार आपको भटकना नहीं पड़ेगा, बार बार आपको लटकना नहीं पड़ेगा, बस तैयारी करते रहिए। आप 2 से 3 घंटे मुख्य सेविका का पढ़िए, बाकी समय में अगर आपका वीडियो का एग्जाम है तो उसको पढ़ते रहिए, और अगर आपका केवीएस का एग्जाम है तो उसको पढ़ते रहिए। 2 भर्तियों को हमेशा ध्यान में रखकर चला करिए। आपको जहां पर ज्यादा संभावना लग रही हो कि मुख्य सेविका तो मेरी कंपलसरी है, इसमें तो सिलेक्शन हो ही जाना है, एक और भर्ती पकड़ कर रखिए जहां पर आपको लग रहा है कि यहां पर मैं सिलेक्शन हो सकता है, उसकी तैयारी करते रहिए। और जो लोग केवल मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं वो 3 से 4 घंटे 5 घंटे बस निरंतर रिवीजन करते रहिए। बाकी मैं आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूं, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, यह मेरा वादा है। तो ट्रस्ट योर सेल्फ यानी कि खुद पर भरोसा बनाए रखिए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये मेरी मेहनत कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।